फर्स्ट न्यूज है हमारी, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024। हमने पहले किया था पीआईबी में। आईसीए क्या चीज है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ग्रुप है कंट्रीज के बीच में, जिसमें आपस में कोऑपरेशन है अलग अलग फील्ड्स में। तो इस बार की जो इसकी ये समिट हुआ है ये इंडिया में हुआ है। ठीक है, इसमें एक चीज अनाउंस हुई है, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 भी अनाउंस किया है। 2025 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2020 ये कॉपरेटिव्स भी है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2025 डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स। ठीक है, ये इंडिया के इनिशिएटिव से हुआ है, क्योंकि इस बार ये जो समिट हुई है ये इंडिया में हुई है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बना बहुत पहले था। कब बना था? 1895 में। ठीक है, मोस्टली जो यूनाइटेड नेशन की पार्टिसिपेंट कंट्रीज अराउंड 197 कंट्रीज है, तो सब इसका ग्रुप है जिसमें आपस में कॉपरेशन है अलग अलग फील्ड्स में। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनवील्स टीचर ऐप टू एम्पावर एजुकेटर्स। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नई ऐप बनाई है, टीचर ऐप, जिसमें अराउंड हम देखें 900 आवर्स का स्टडी मटेरियल है, कोर्स मटेरियल है टीचर्स के लिए। ये कि टीचर्स जो है वो डिफरेंट स्किल बिल्डिंग करें, क्विजेस को लेके, टेस्ट को लेके, असेसमेंट को लेके, पेडागोजी को लेके। पेडागोजी इज आर्ट ऑफ टीचिंग, अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे पेडागोजी इन हिंदी, पेडागोजी इन इंग्लिश, पेडागोजी इन साइंस, कि हमने सब्जेक्ट्स को पढ़ाना कैसे। तो ये बेसिकली टीचर्स के लिए सिर्फ ऐप। ये वेब मतलब वेबसाइट भी है, एक पोर्टल भी है और एप्लीकेशन भी है आईओएस के लिए, एंड्रॉइड के लिए, उसके लिए। बाकी आप सारा पढ़ लेना, वही सारी चीजें हैं। Innovative digital platform aimed at transforming education in India by equipping teachers with advanced skills for 21st century classrooms. जिसका थीम है Elevating Teachers, Elevating India. It highlights the importance of empowering educators with skill, knowledge, tools required to meet the evolving demands of modern education. ये इसके सारे फीचर्स है नीचे। It is a unique feature of the unique feature of teacher app is to teaching kits, which provide 900 hours of material, including lesson plans, teaching videos, project-based activities, worksheets, and question banks. ठीक है, ये सारी इसी एप्लीकेशन के बीच में। कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज फर्स्ट ब्रिक फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन विद लॉन्च ऑफ वन डे वन जीनोम। ब्रिक क्या चीज है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ठीक है, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, वन डे वन जीनोम। जीनोम क्या होता है? बेसिकली बैक्टीरियाज के, वो बैक्टीरियाज जो कि हमारी बॉडी को फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जीनोम्स आर बेसिकली, जैसे कि मान लो अब कोविड हमें हुआ, तो कोविड के लिए हमने एंटीबॉडीज डेवलप की, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दोज आर जीनोम्स, इम्यून सेल्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो कि मतलब जीनोम्स है, विच आर, जिसमें इंडिया जो है, इंडिया में प्रेजेंट है हम कहें तो, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे हैबिटेट में, उन सारी चीजों के लिए एक स्कीम है कि थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ें। तो ये है, दिस इनिशिएटिव हाईलाइट्स द यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज फाउंड इन आवर कंट्री, एम्फेसिसेस देयर क्रिटिकल रोल इन एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। कि जो जीनोम्स है इनका हमारे एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर में, ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या रोल्स है, उनको हाईलाइट करने के लिए ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ ब्रिक। ब्रिक जो ये कंफ्यूजन होती है ब्रिक्स से, ठीक है, वो वाला ब्रिक्स नहीं है, वो वाला ब्राजील, रशिया, इंडिया वाला, वो आगे आएगा। नेक्स्ट इज हाइलाइट्स ऑफ सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड इन जॉर्ज टाउन, गुयाना। गुयाना कहां पे है? कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका में। भी कल तो किया हमने, कल किया ना साउथ अमेरिका। हमने गुयाना, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल केन्स, गुयाना कैपिटल जॉर्ज टाउन, ये भी कल किया हमने। ठीक है, अब ये कैरिकॉम क्या है? कैरेबियन कम्युनिटी, उसमें हमने कैरेबियन आइलैंड्स किए थे। कैरेबियन आइलैंड ग्रुप ऑफ कुछ आइलैंड नेशंस हैं, जिसमें कि क्यूबा है, कोस्टा रिका है, और कुछ बाकी कॉन्टिनेंटल स्टेट्स भी है, गुयाना, सुरिनेम, अपना गुटामाला, ये कुछ कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। तो इनके साथ इंडिया की पहली मीटिंग हुई है, पहला एक अग्रीमेंट हुआ है इन कंट्रीज के साथ, कैरेबियन कंट्रीज के साथ, जिसमें पीएम मोदी अभी खुद गए हुए थे वहां पे। सो पीएम मोदी एंड पीएम ऑफ
Grenada and the current chairperson of Caribbean Community jointly chaired to second CARICOM summit in Georgetown, Guyana. PM Modi offered assistance to CARICOM countries in several key areas. Key areas will promote close bonds of friendship between India and CARICOM. तो इसमें डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट एरियाज में हमारे एमओयू साइन हुए इन कंट्रीज के साथ, जिसमें के ज्यादातर जो है वो डिफेंस के रिलेटेड है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वहां की कंपनी कंट्री है कोलंबिया, उसके साथ हमारी ये पहली वो भी हुई है, डिफेंस एक्सरसाइज भी हुई है। नेक्स्ट ओएनजीसी एनटीपीसी। ओएनजीसी क्या चीज है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, वहां से ऑयल और गैस जो शेल गैस रिजर्व है वहां से गैस और ऑयल को एक्सप्लोर करना। और दूसरा एनटीपीसी, इसका काम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये कोल से एनर्जी बनाती है। तो ये दोनों कंपनीज ने मिलके एक नई कंपनी बनाई है, 50-50 रेशियो से एक जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर मतलब जो दो कंपनीज के बीच में या दो से ज्यादा कंपनीज के बीच में कंपनी बनती है। और वो जो जॉइंट वेंचर कंपनी है उसका काम होगा रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स है वो बनाना, चाहे वो विंड एनर्जी के हैं, सोलर एनर्जी के हैं, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स। ऑफशोर मतलब सी के बीच में विंड मिल्स लगते हैं, वहां पे भी टाइड जाती है, तो सी के बीच में बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है विंड मिल्स का। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने कंपनी बनाई है 50-50 जॉइंट वेंचर एम्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसमें ओएनजीसी विल फोकस ऑन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, एसेट एक्विजिशन, फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी, will venture its various renewable energy and new energy opportunities including solar, wind, both onshore, offshore, green molecules such as green hydrogen, green ammonia, sustainable fuel, green methanol, ये सारी चीजें। ये हरभजन सिंह जॉइन साना मिर्जा एवरा एल खतीब, ये सारे एम्बेसडर्स। मतलब हरभजन सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ दुबई स्पोर्ट्स। उसे याद रखना, एक अपॉइंटमेंट है दुबई स्पोर्ट्स में। यूएई में जितनी भी स्पोर्ट्स प्रमोट की जाती है उनमें से हरभजन सिंह को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बस वो एक अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज इंडिया एक्सपोर्ट्स पिनाका वेपन सिस्टम टू अर्मेनिया। अर्मेनिया कहां पे? नहीं, अर्मेनिया की कैपिटल? हाँ जी, वेस्ट एशिया में, बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट एशिया में, टर्की के ऊपर दो कंट्रीज है, अजरबैजान और अर्मेनिया, ये साथ साथ में ब्लैक सी कैस्पियन सी के बीच में। इसकी कैपिटल है येरेवन। ठीक है, तो 2022 में इंडिया ने इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया था, इनको हम रॉकेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो अब ये फाइनली डील कंप्लीट हुई है, जिसमें पिनाका रॉकेट्स, पिनाका रॉकेट्स हमारे इंडिया के पोर्टेबल रॉकेट्स हैं, जो कि जैसे ट्रक्स होते हैं ना उसके ऊपर प्लेस्ड होते हैं, उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो। ये हमने 1999 की जो कारगिल वॉर थी उसमें फर्स्ट टाइम यूज किए थे। दीज आर लाइक हॉविट्जर गन्स भी बोलते हैं इनको, आर्टिलरी गन्स भी बोलते हैं, आम भाषा में हम इसको तोपें बोलते हैं। ठीक है, जो छोटे पोर्टेबल रॉकेट्स होते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ऐसे ये ट्रक्स के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। 2022 में, 2022 में क्या होगा? इन 2022 अर्मेनिया इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹2000 करोड़ फॉर सप्लाई ऑफ दिस पिनाका रॉकेट्स। नेक्स्ट इज नासा पार्टनर्स विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर अर्थ को पायलट एआई टू सिंप्लीफाई एक्सेस टू कॉम्प्लेक्स अर्थ डाटा। जैसे कि गूगल मैप्स है, ठीक है, वैसे ही नासा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर अपना एक एआई टूल बनाना है जिसका नाम होगा अर्थ को पायलट, जिसमें हम अर्थ के बारे में, अब गूगल मैप्स पे हमें सिर्फ फिजिकल मैप्स के बारे में पता लगता है, अर्थ के बीच के स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता लगता। ठीक है, ये एआई बेस्ड एक टूल होगा जो कि अर्थ के बीच में, जैसे रॉक्स हैं, अर्थ के बीच में हमारे डिफरेंट लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस कौन कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। और ये क्रस्ट मेंटल कोर में भी आउटर मेंटल, इनर मेंटल, इसमें नीफे बोलते हैं हम, निकल और आयरन पाया जाता है यहाँ पे, निकल का Ne, आयरन का Fe। तो उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ ये माइक्रोसॉफ्ट एक टूल बनाएगा नासा के साथ मिलके, नासा के साथ सारी जो सैटेलाइट इमेजेस है उसके लिए। जैसे हमारे एक मतलब साइंस में या क्या बोलते हैं इसको, जीपीएस होता है, एक जीआईएस होता है। दिस नॉट जीपीएस, दिस इज जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो हमारे जीआईएस में एक थोड़ा सा रेवोल्यूशन आएगा इसके बाद। नेक्स्ट इज कोयमा, न्यू जेनस ऑफ फ्रेश वाटर फिश डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में कावेरी रिवर है, वहां पे हमें एक नई तरह की फिश मिली है जिसका नाम हमने रखा है कोयमा।
ठीक है, तो ये जैसे बोटानिकल रिसर्चेज होती रहती हैं और इसमें डिफरेंट मैगजीन्स में ये पब्लिश होता रहता है कि हमें एक ये नई स्पीशी मिली है, कभी कोई फिश की स्पीशी मिल जाती है, कभी कोई बटरफ्लाई की स्पीशी मिल जाती है, क्योंकि अभी भी कितनी सारी ऐसी स्पीशीज है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है हमारे अर्थ के ऊपर, क्योंकि वैसे ही वेस्टर्न घाट्स जो है वो माना जाता है कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड के। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब वहां पे बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज मिलते हैं। ठीक है, तो एक नई तरह की फ्रेश वाटर फिश मिली है इन कावेरी रिवर, जिसका नाम है कोयमा। बायोलॉजिकल नेम्स नहीं याद करने आपको, इसके मोस्टली नेम्स ना ऐसे ही रखे जाते हैं जिसने फाउंड किया हो। जैसे इसका बायोलॉजिकल नेम है, इसका पूरा नाम रखा गया है मीजोनोइमेशिलियस रामादेवी, क्योंकि होगा रामादेवी जिसने सर्च किया होगा। तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं इसके, नाम बायोलॉजिकल नाम याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एनसीसी रेजिंग डे नवंबर 24। एनसीसी के बारे में आपको पता होगा, नेशनल कैडेट कोर। ये इंडियन आर्मी की एक यूथ विंग है जो कि स्कूल्स कॉलेजेस में एक यूनिटी और डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1946 में, और अभी 77 ईयर्स उसको पूरे हुए नवंबर 24 को। है तो नहीं कोई एनसीसी में? किए ज्वाइन किसने एनसीसी कभी? स्कूल में कि कॉलेज में? कॉलेज में। उसके कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, ए बी सी करके। आपको सी तक मिला हुआ है? कैंप आपने लगाए हुए हैं? कहाँ कहाँ पे लगाए हैं कैंप्स? रोपड़ में नहीं लगाया कैंप? शिमला में? मतलब ग्रुप सी का सर्टिफिकेट है आपके पास, वो थर्ड सी लेवल तक का? इंडियन आर्मी में ना डायरेक्ट एंट्री निकलती है, एनसीसी एंट्री होती है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स में रिलैक्सेशन कोई नहीं होती, डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हो आप। जैसे एफकेट सीडीएस के बाद हम एसएसबी इंटरव्यू देते हैं ना, अगर आप एनसीसी एंट्री के थ्रू जाओ आप सीधा इंटरव्यू देते हो, रिटर्न देने की जरूरत नहीं है आपको। वो साल में 2 बार निकलती है एंट्री, तो वो कब निकलेगी तो कभी ट्राई करना। नहीं जाना आर्मी में? क्यों? हम्म, फिर क्यों नहीं? कोई मेडिकली, कोई फिजिकली इशू था? मेरे साथ भी हुआ था, मेरा एसएसबी रिकमेंड हो गया था, पर मेरा मेडिकल ग्राउंड्स पे परमानेंट रिजेक्शन लगा दी थी उन्होंने, परमानेंट रिजेक्शन। और वो इशू क्या था, मेरी लेग लेंथ और आर्म लेंथ की रेशो जो उनको चाहिए वो नहीं है, ये प्रॉब्लम हुई थी। होता है ऐसे, 3 दिन चलता है मेडिकल। मेरा हुआ था भोपाल में, 3 दिन। हाँ तो बहुत प्रॉब्लम आती है उधर। नेक्स्ट इज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। कब मनाते हैं हम? 26 नवंबर को। तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है बताओ थोड़ा, क्यों मनाते हैं? इन विच ईयर? हम्म, कौन से ईयर में? 30। बिल्कुल सही। तो 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। सॉरी, नवंबर 1946 को। स्टार्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। लेकिन एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 2 मंथ्स के बाद। इस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये 2 महीने हमने वेट क्यों की? क्योंकि अगर हम पीछे चले, 26 जनवरी 1930 को हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था।
और 1930 से लेके 1947 तक फॉर 17 इयर्स वी सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी। लेकिन ब्रिटिश ने हमें इंडिपेंडेंस कब दे दी? 15 अगस्त को। तो 1947 से हम 15 अगस्त को मनाने लग गए। तो ये जो डेट है इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। सो पर्पसली वी वेटेड फॉर 2 मंथ्स और उसके बाद फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया। देखो दो चीजें हैं, एक होता है अडॉप्ट करना, एक एनफोर्स करना। अडॉप्ट हमने इस डेट को किया था। आपने प्रीएम्बल पढ़ा है कभी? प्रीएम्बल देखना कभी, प्रीएम्बल के नीचे लिखा हुआ है on 26th day of November 1949 we give this constitution to us. Who? We the people of India, जहां से हमारा ये स्टार्ट होता है। We the people of India having solemnly constituted the Constituent Assembly to constitute India into democratic republic, sovereign, socialist, secular and to provide every citizen unity, integrity, economic justice, ये इक्वालिटी, ये सारी चीजें, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है ये डेट और ये हम खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं इस डेट पे, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है। एक और चीज, इस दिन को हम फिर रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? ये रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? जैसे कि इंडिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इससे पहले हम नहीं थे, मतलब बिफोर दिस डेट वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। ब्रिटिश। बताओ, आपने तो पॉलिटी पढ़ी है यार, आपने तो पढ़ा है ये पूरा, ठीक है। था कैसा वो ताने, आपने भी तो पढ़ी है, बताओ फिर बताओ। मेरे को खुद पे शक होने लग जाता फिर। नहीं पता, याद नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या था? वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। हम बोलते हैं आजादी मिली, लेकिन एक्चुअली हम क्या थे? वी वर डोमिनियन, ठीक है। इस डेट को दो चीजें हुई, तीन चीजें हुई। एक पार्टीशन हुआ, एक पाकिस्तान बना, और तीसरा इंडिया और पाकिस्तान दोनों डोमिनियंस बने। पाकिस्तान भी डोमिनियन था, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे क्या था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसके बाद इंडिया में गवर्नमेंट आएगी ना। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता और ब्रिटिश चले जाएंगे तो यहाँ पे तो कोई सरकार ही नहीं होगी फिर। तो बीच के टाइम पे तो यहाँ पे एनार्की हो जाएगी, लॉलेसनेस सिचुएशन बन जाएगी। तो इसलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तो यू स्टेट डोमिनियन। अब डोमिनियन क्या होता है बताओ, अब तो बताओ डोमिनियन क्या होता है? ब्रिटिश के पास, इंडियंस के पास नहीं, कुछ पावर्स तो है हमारे पास। यूके कॉन्स्टिट्यूशन तब तक फॉलो करेंगे। पहले तो ब्रिटिश और कोई वर्ड नहीं होता, इट्स ब्रिटिश। ये हम इंडियंस ने बहुत गलत वर्ड बनाया, ब्रिटिश। हाँ बोलो। ब्रिटेन के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, आज भी नहीं है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन। देखो डोमिनियन का मतलब क्या है, जैसे आज हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, और उनके ऊपर बैठा हुआ है प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में सारे लॉस पास होते हैं, प्रेसिडेंट उसका फाइनल एसेंट देता है, अपनी मंजूरी देता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। लोकसभा में सारे इंडियंस है, राज्यसभा में सारे इंडियंस है, प्रेसिडेंट इंडियन है। दिस इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहां से आया? इलेक्टेड है, चाहे इनडायरेक्टली है बट इलेक्टेड है। सो दिस इज रिपब्लिक। सिंपल। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड हेड। हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता।
प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये हेड ऑफ द स्टेट, ये पंजाब हिमाचल हरियाणा वाली स्टेट नहीं, इंडिया एज अ स्टेट। ठीक है, जो देश चला रहा है वो प्रेसिडेंट है, जो सरकार चला रहा है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो यहां पे सब इलेक्टेड है, सो दिस इज रिपब्लिक। डोमिनियन में क्या था, लोकसभा था, सब इंडियंस थे, राज्यसभा था, यहां पे भी सब इंडियंस थे, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं था। प्रेसिडेंट की जगह कौन था, क्राउन। लॉज हम ही बनाएंगे, इंडियंस ही बनाएंगे लॉज, लेकिन उसको फाइनल सेंट कौन देगा, ब्रिटिश क्राउन। नाउ दिस इज नॉट रिपब्लिक, क्योंकि क्राउन जो है इलेक्टेड थोड़ी है, तो सिलेक्टेड है। किसने सिलेक्ट किया है, सब हायरार्की चल रही है, एक हेरिडिटरी सिस्टम है, क्राउन ने ही सिलेक्ट किया कि अगला क्राउन कौन बनेगा। तो वीवर डोमिनियन, ये सिस्टम चल रहा था हमारा तब तक जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, तो ये सिस्टम खत्म हो गया, और ये सिस्टम आया था अंडर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट पास हुआ था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। ठीक है, ये एक्ट पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को, और ये एनफोर्स लागू हुआ था 15 अगस्त 1947। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिली, क्योंकि ये एक्ट लागू इस दिन को हुआ था। इस एक्ट के अंडर हमें अपनी इंडिपेंडेंस मिली, और इस एक्ट के अंदर ये सारा सिस्टम चला। उसके बाद इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हो गया, तो हमारा डोमिनियन स्टेटस खत्म हो गया एंड वी बिकेम रिपब्लिक। इसलिए हम इस डे को बोलते हैं रिपब्लिक डे, हम आज तक रिपब्लिक है। ठीक है, अब जैसे हम अपने पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करते हैं, तो क्या हम उस एक्ट को वापस ले सकते हैं, एक्ट को रिवोक कर सकते हैं कि प्रोविजंस को, बताओ। हाँ, एबॉलिश कर सकते हैं हम किसी लॉ को, कर ही सकते हैं ना। मतलब अगर हमने कोई कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, तो पार्लियामेंट वो कानून को वापस भी ले सकता है। तो अगर ब्रिटेन का पार्लियामेंट इस एक्ट को वापस ले ले आज, हाँ जी, क्या बनाया, अगर आज ब्रिटेन पार्लियामेंट में अपना एक्ट पास करे और बोले कि हम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिवोक कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे उस टाइम के, हाँ जी बोलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखी कि इस डेट के बाद ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ कोई भी एक्ट हमारे इंडिया पे लागू नहीं होगा। तो अगर इसको रिवोक करेंगे तो वो भी उनके पार्लियामेंट में पास होगा ना, तो इंडिया के ऊपर लागू नहीं होगा, तुम कर लो जो करना, हम तो हो गए आजाद। कंगना रनौत ने बोला था ना, हमें 99 ईयर्स की लीज पे मिली आजादी, तो वापस हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो इनको पटपुट लेना कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसको बाय हैंड लिखा गया था। इसमें कैलीग्राफिस्ट जो थे वो शांति निकेतन से बुलाए गए थे, जिसमें कुछ लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे भी ये। ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दो तरह के होते हैं, रिटन अनरिटन। अनरिटन में क्या है, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स है। फंडामेंटल राइट का एक अलग डॉक्यूमेंट है, डीपीएसपी का एक अलग डॉक्यूमेंट है, एक्ट्स का अलग डॉक्यूमेंट है। हमने क्या किया, कंपाइल कर दिया एक बुक के अंदर। सो दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जो बोलते हैं दिस इज मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैराडाइज फॉर लॉयर्स, कि इसकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ लॉयर समझ सकते हैं, आम आदमी इसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड रिजिड है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड एट द सेम टाइम इट्स रिजिड। अब रिजिड का मतलब क्या है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। फ्लेक्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इसको चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट्स लेके आ सकती है। तो वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। नेक्स्ट, नेशनल मिल्क डे नवंबर 26 को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इज ऑल्सो नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में मिल्क रेवोल्यूशन लेके आया। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो एग्रीकल्चर में, एम एस स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न मिला है।
ठीक है, तो उन्होंने फूड ग्रेन्स में वो HYV सीड्स लेके आए थे, ये दूध गंगा योजना आई थी, अलग अलग नाम है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कह लो या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कह लो, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ये एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये मनाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, नवंबर 26, सेम जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। बहुत स्लो चल रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ लॉन्चेस बिजली सखी योजना, जैसे हमने पढ़ा था लखपति दीदी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके साइडलाइंस पे छत्तीसगढ़ की स्कीम है कि जो विलेजेस में ट्राइबल वुमेन है उनको सिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर कैसे रीड करना है, और 1 मीटर रीड करने के उनको 12 रुपए मिलेंगे। उससे एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आएगी, ठीक है, और इनकम भी बढ़ेगी। ये लिखा हो गया, ये लिखा है बिजली सखी बोलेंगे इनको। नेक्स्ट इज मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन लॉन्चेस ई संखिनी पोर्टल। संखिनी इज ऑल अबाउट डाटा, हर तरह का डाटा, आपका बायोमेट्रिक डाटा, आपका एजुकेशन का डाटा, जैसे अब एक जगह पे सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो हमने कोई स्कीम बनानी है, कोई डेवलपमेंट करनी है, कोई पब्लिक बेनिफिशियरी ढूंढने हैं, तो डाटा आपको सारा वहां पे मिल जाएगा। मान लो जैसे अब मैंने ये वुमेन एम्पावरमेंट की कोई स्कीम बनाई, तो अब कहाँ कहाँ पे वुमेन है, कहाँ कहाँ पे ट्राइबल वुमेन है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए एक पोर्टल है जिसमें हमें आगे डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा ईज हो। हाँ, गवर्नमेंट के पास ही होगी, हमारे पास इसकी एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि इसके एक्सेस को फिर हम गलत तरीके के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज होम मिनिस्टर अमित शाह पार्टिसिपेट इन डायमंड जुबली ऑफ नेफ्सकॉप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल फेडरेशन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का एक डायमंड जुबली उसको अटेंड किया है इन्होंने, और उसके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जैसे उनके, या पढ़ लेना, इतना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज इंडियन कोस्ट गार्ड की सारेक्स एक्सरसाइज है, एनहांसिंग रिसर्च सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। केरला में हुई, हमने पढ़ा भी था PIB में, हमारे कोस्टल एरियाज में केरला में जो रिसर्च रेस्क्यू जैसे कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ड्रग्स स्मगलिंग या कोई इंसर्जेंसी, उसके लिए एक एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड की। नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स ₹100 कमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क 100th एनिवर्सरी ऑफ SBI's हॉर्मी सर्कल ब्रांच मुंबई। हॉर्मी सर्कल एक जगह है मुंबई में, उसकी जो SBI ब्रांच है उसको 100 साल पूरे होंगे। उसके 100 साल पूरे होने पे श्रद्धांजलि देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ₹100 का कमेमोरेटिव कॉइन, ठीक है, 100 रुपए का सिक्का जो है वो लॉन्च किया है। कमेमोरेशन मतलब श्रद्धांजलि देते उस चीज को सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है, बस हुआ है। सबसे पुरानी ब्रांच है ये, ठीक है, ये 1925 में बनी थी, जब उस टाइम पे क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे हम इसको। ये पहले जब स्टार्ट हुआ SBI कैसे स्टार्ट हुआ, 3 प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश की, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, तो उन तीनों के अपने अपने बैंक्स थे, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ कैलकाटा। तो 1855 में इन तीनों को मिला के एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और 1955 में फिर इसका नाम चेंज हो गया, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गवर्नमेंट। नेशनलाइज करना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया। फिर इसके बाद इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज बना दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जोधपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, वो सारी इसकी सब्सिडरीज हैं। इंडिया साइंस फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी, ये भी हमने पहले किया था। रियाद कहां पे है? सऊदी अरेबिया में। रियाद ट्रीटी क्या है? डिजाइन्स को लेके जो हमारे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए इंडस्ट्रीज में, जैसे इंडस्ट्रीज में किसी ने गाड़ी का डिजाइन बनाया, ठीक है, तो अब उसके डिजाइन को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसके डिजाइन को कॉपी ना कर ले। तो इसे हमारा जो इंडिया में छोटे सेक्टर्स हैं, MSME सेक्टर्स हैं, उनको प्रमोशन आएगी इसको साइन करने के बाद। ये हमने पढ़ा था पहले PIB में, इसको पढ़ लेना आप डिटेल में। ये दिस वाज अडॉप्टेड बाय मेंबर स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एम्स टू हार्मोनाइज एंड सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन अक्रॉस वेरियस ज्यूरिसडिक्शंस। मतलब कंट्रीज के बियॉन्ड ग्लोबल लेवल पे आपके डिजाइन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसी भी तरह का डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, आपने कोई मशीन डिजाइन की, आपने कोई चेयर डिजाइन की, तो वो डिजाइन आपने अपनी इंटेलेक्ट से की है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इंडिया एंड ISA पार्टनर्स फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन 4 इंडो पैसिफिक कंट्रीज। ISA इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंडिया जो है इसमें $2 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, और जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस होगी, जो कि 4 इंडो पैसिफिक रीजन्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फिजी, कोमोरोस, मडागास्कर, सेशल्स। फिजी जो है ये पैसिफिक ओशन में है, कोमोरोस भी पैसिफिक ओशन में है, और ओशियानिया जो कल हमने किया था ना, ओशियानिया जगह जिसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं नॉर्मली, वहां पे आइलैंड नेशंस है,
ये मडागास्कर अफ्रीका में, सेशल्स जो है ये भी एक अफ्रीका के पास, मडागास्कर के पास आइलैंड नेशन है सेशल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज में हम डिफरेंट सोलर प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, जैसे कि सोलराइजेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, सोलर वाटर पंपिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। इन 4 कंट्रीज में इंडिया $2 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट इज यूनेस्को रोडमैप फॉर ग्लोबल सुनामी प्रिपेयर्डनेस बाय 2030। ये भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। 2030 तक जो यूनेस्को की जो मेंबर कंट्रीज है उनमें 30 नेशंस है, आई गेस 30 नेशंस, ओवर 30 कंट्रीज विच आर सुनामी रेडी। उनके पास सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। सुनामी आएगी तो क्या क्या हमने अपने जो रिएक्शंस हैं वो लेने हैं, क्या क्या हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, वो सारे उसमें रेडी है। और इसमें भी वी हैव अराउंड 26 इंडियन एंड 12 इंडोनेशियन कोस्टल कम्युनिटीज जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, दे आर ऑल्सो सुनामी रेडी। तो इसके यूनेस्को की कुछ गाइडलाइंस है। सुनामी अब तो चलो नहीं आती, लेकिन अगर आए तो उसके लिए हमें कैसे रेडी रहना है बाय 2030। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $225.5 million फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा एंड नागालैंड। एलिमेंट क्या है? दिस इज एनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, लैंडस्केप इकोसिस्टम के लिए जैसे कि फॉरेस्ट रिजर्व्स, ट्राइबल इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी, ट्राइबल लाइवलीहुड्स, कार्बन एमिशन को मिटिगेट करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन, इंप्रूव वाटर अवेलेबिलिटी, लोकल इकोसिस्टम्स, 60,000 जॉब्स क्रिएशन के लिए फॉर यूथ एंड वुमेन थ्रू फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी, नेशनल गाइडलाइंस। It will develop value chains for forest products like agarwood, bamboo, honey, partnership with private sector, enforcement of national parks, protected areas। ये सारी चीजें होंगी जो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इतना पैसा जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो त्रिपुरा और नागालैंड में खर्चेगा इनके एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए। 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए। ये एमी अवार्ड्स किस चीज के लिए होते हैं? फिल्म्स के लिए। तो पहली बार एक इंडियन ने इसको होस्ट किया है। ये कॉमेडियन है एक इंडिया का, वीर दास। ठीक है, तो बस ये एक नाम याद रखना है आपने। फर्स्ट इंडियन टू होस्ट एमी अवार्ड्स, hosted by Indian stand-up comedian and actor Veer Das. With this, he became the first Indian to host this annual event. यूएसए में न्यूयॉर्क में हुआ ये। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक, नवंबर 25 से 29 तक। एविएशन सिक्योरिटी, एविएशन जो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर है, फ्लाइट्स वगैरह, उसकी सिक्योरिटी के लिए बस वो एक हफ्ते में अलग अलग कैंपेन्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं उसके लिए। असम कैबिनेट अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ करीमगंज एज श्री भूमि। एक जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया, पहले वो था करीमगंज, अब वो बन गया श्री भूमि। जैसे वो मुस्लिम्स नेम का हमारा एक चल रहा है ना कि सिटीज के नाम चेंज करने हैं, जो हमारा मुगल टाइम के जितनी भी नाम है। कई अब महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में जो कॉलोनियल नेम्स है, जो ब्रिटिश नेम्स है, उनको भी अब चेंज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जैसे कि वो रेलवे स्टेशन है एक मुंबई में, विक्टोरिया टर्मिनस, उसका नाम चेंज हो गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऐसे श्री भूमि का मतलब है लैंड ऑफ मां लक्ष्मी। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट संभालती हैं। उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है, जिसमें अगले पूरे 1 साल के लिए इंडिया में अलग अलग जगह पे इसके कैंपेन्स चलेंगे। रूरल इंडिया में इसके सोशल अवेयरनेस सेमिनार्स होंगे कि जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, वो हमने नहीं करनी है। और साथ में चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। ठीक है, कहीं पे भी अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज का केस आप देखते हो कि हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो इस पोर्टल पे, और गवर्नमेंट जो है, जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है, उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो बनती कार्रवाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है अगर आप चाइल्ड मैरिज कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक मैरिज की एज सेट की हुई है। ठीक है, कितनी एज है? 21 एंड 18। तो उससे पहले अगर मैरिज हो रही है तो आप सेडिशन कर रहे हो, गोइंग अगेंस्ट द लॉ, तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में, शायद पुणे में हुई है, महाराष्ट्र में, देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज इन महाराष्ट्र। तो बस नाम याद रखो, कंट्री याद रखो, सिंगापुर, अग्नि वॉरियर ऑफ आर्मी। नेक्स्ट, ये भी हमने पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक ई दाखिल पोर्टल है। जितने भी कंज्यूमर, जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, हमें किसी भी सर्विस या किसी भी गुड, किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है, तो यहाँ आके हम कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारे जितने भी ग्रेवियंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा, उसको जल्दी से सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, नींद आ रही है? हाँ हाँ।
ब्रेकफास्ट ज्यादा करके आए हो कि करके नहीं आए? और आपको आ तो रही है नींद इतनी देर से यार। Next, India's first indigenous antibiotic nifurthromycin launched to combat AMR, antimicrobial resistance। जो बैक्टीरिया के रिलेटेड हमारी डिजीज होते हैं तो उसके अगेंस्ट इंडिया ने अपनी पहली एक दवाई बनाई है, ठीक है, एक एंटीबायोटिक बनाया जो मार्केट में इस नाम से आएगी, मिकनैफ के नाम से। तो ये एक हमारा वही एक बायोटेक्नोलॉजिकल जो हमारा सेक्टर है, फील्ड है, उसमें एक एनहांसमेंट है, बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं है। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक, इंडिजीनियस मतलब जो हमने खुद बनाई, मेड इन इंडिया। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स 2025, जिसमें इंडिया से जिसने टॉप किया है दैट इज अन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई, जो कि वर्ल्ड में 42nd नंबर पे। फर्स्ट पे है एमआईटी। एमआईटी कहाँ पे? नहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट एमआईटी। यूएसए में? नहीं नहीं नहीं, मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट स्पॉट, उसके बाद सेकंड है स्टैनफोर्ड, थर्ड है ये सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी। इंडिया से जिसने टॉप किया दैट इज अन्ना यूनिवर्सिटी, जिसका ग्लोबल रैंक है 42nd। अन्ना यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु। टाटा पावर एंड भूटान डीजीपीसी, भूटान की ये ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बीच में अग्रीमेंट है 5000 मेगावाट की एनर्जी बनाने का, जिसमें अब भूटान जो है ये हिमालयन कंट्री है तो यहाँ पे रिवर्स बहुत सारी है, रिवर्स होने की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है सुशील, सुशील सुशील पानी पिला दो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो रिवर्स है उसमें टाटा पावर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, वहां के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और फायदा इंडिया को होगा बिजली का। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। वेरी गुड। लास्ट टाइम हमने किया था कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रैट। ठीक है, अब ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर दैट इज मैनिफेस्ट। ये पिछले एक साल में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड है कॉलिंस डिक्शनरी के ऊपर। ठीक है, क्या आया? ब्रेन ड्रॉट। ठीक है, एक और आएगा उसका, मरियम वेबस्टर भी एक है उसका भी आएगा। तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? जो हम अपनी डिजायर्स को इमेजिन करते हैं। ठीक है, आजकल ये बहुत वर्ड चल रहा है ना मैनिफेस्ट, तो एक बार में समझ नहीं है आपको? मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? कुछ नहीं, बस आंखें बंद करो और मैनिफेस्ट करो। तो जो जो भी वही है इसका मतलब, जो आप बोल रहे हो कि जो हमारा डिजायर्स हैं इसको, जो हमारी डिजायरेबल अचीवमेंट्स हैं, दैट इज फ्रेज टू मैनिफेस्ट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ इमेजिनिंग वंस डिजायर्ड अचीवमेंट्स विद द बिलीफ दैट डूइंग सो कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये वेब सीरीज आई थी ना मैनिफेस्ट, मतलब जहां से मैंने ये वर्ड सुनना शुरू किया था, नेटफ्लिक्स पे एक मैनिफेस्ट आई थी, उसके बाद ये मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा हो गया था। नेक्स्ट इज हेमंत सोरेन स्वर्न इन एज सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर 4th टाइम। नाम याद रखो बस, वैसे मैं पहले इस न्यूज करता नहीं था, कराता नहीं था, लेकिन अब ना पिछले कुछ पंजाब के एग्जाम्स में जो भी रिसेंटली सीएम्स अपॉइंट हुए उनके ऊपर क्वेश्चन आए। ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट की इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कौन सी स्टेट का कौन सा सीएम बन रहा है। जैसे अभी कहाँ पे इलेक्शंस होने वाली हैं, हो गई, कौन बना सीएम? देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस है कि फडणवीस है? फडणवीस। अभी दिल्ली में होने वाले हैं, अभी दिल्ली में होंगे, लास्ट 2019 में हुए थे, फिर देखो अभी कौन सीएम, अभी दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल नहीं है, लेडी आतिशी, आतिशी। ठंड नहीं लग रही? नेक्स्ट, इंडियन नेवी टेस्ट 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है, 3500 किलोमीटर तक फायर कर सकता है ये K4 न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम आईएनएस अरिघाट सबमरीन। ठीक है, मतलब इसको इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बोलते हैं। 3500 किलोमीटर की रेंज है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हम फायर कर सकते हैं इसको।
जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनी होती है, जो कि ये रडार वगैरह में कैप्चर नहीं होती। ठीक है, तो उसको टेस्ट फायर किया गया है। INS अरिगात इज इंडिया सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन वाज कमीशन्ड इन अगस्त। सेकंड है तो फर्स्ट कौन सी है? INS विक्रांत, याद रखो आप, INS विक्रांत, दैट इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन। सबमरीन समझते हो ना, पनडुब्बी। चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट। जैसे जो सैटेलाइट्स होती है ना, उनको हम यहां से अर्थ से सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू नेविगेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी सैटेलाइट है जो कि जिसमें ऐसे सिस्टम्स फिट हैं कि ये अपने पाथ्स को फास्ट करना, स्लो डाउन करना, ऑर्बिट में प्रोपल्शन करना, तो वो सब कुछ उसमें मतलब इट इज ऑलरेडी गाइडेड। तो ये वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट है जिसका नाम है CVA गुआजिंग 03 एंड 04। ये दो सैटेलाइट्स हैं, गुआजिंग। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक वुड बेस्ड सैटेलाइट भेजी गई है, वो किसने भेजी है? जापान। नेक्स्ट, नागालैंड CM नेफ्यू रियो इनॉग्रेटेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स। नागालैंड में एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है हॉर्नबिल। भी हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे नागालैंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं वहां पे, मतलब इंश्योरेंस के, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी स्कीम के। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल के ऊपर है, 10 डेज का फेस्टिवल होता है, इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी बोलते हैं। ठीक है, इस बार की थीम जो है दैट इज कल्चरल कनेक्ट। तो बहुत सारी कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जाता है। तो बस आप याद रखो हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का। जैसे बिहू, वो कहाँ का फेस्टिवल है? आसाम का। सूरज कुंड, सूरज कुंड फेस्टिवल नहीं, इंटरनेशनल के फेस्टिवल है, हरियाणा का है सूरज कुंड फेस्टिवल। ठीक है, जैसे कि मिंजर हिमाचल का, ऐसे ऐसे फेस्टिवल है। नेक्स्ट, 18 NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल्स हैंड इन दिल्ली। कुछ नहीं है ये, जो हम अभी ना एक नई तरह की बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट किया हमने इंडिया में, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी फाउंडेशन है वो हम 10 फीट 20 फीट तक नीचे डालें। तो मतलब उससे हमारा सीमेंट कंक्रीट को हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अगेंस्ट ऑल द नेचुरल कैलेमिटीज। तो उसके लिए ये समिट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी कोलैबोरेट टू फर्स्ट एक्सरसाइज इन सिनबैक्स। कंबोडिया का है? नहीं, मैंने गलत बोल दिया। अफ्रीका में भी नहीं है, साउथ अमेरिका में भी नहीं है कंबोडिया, नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, एशिया में ही है। एशिया में कहाँ पे? नीचे को थोड़ा, जो साउथ ईस्ट एशिया है, जहाँ पे ये वियतनाम, लाओस, ब्रूने, थाईलैंड, उसके साथ ही है कंबोडिया। तो हमारे कंबोडिया के साथ ये पहली एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है सिनबैक्स। ये भी पुणे महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, इससे पहले महाराष्ट्र में हमने पढ़ी, दैट वाज अग्नि वॉरियर विद श्री सिंगापुर। Next, number of gig and platform workers in India expected to increase 23.5 million। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड नीति आयोग दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है कि 2029-30 तक की जो गिग वर्कर्स कौन होते हैं तान्या? हाँ जी अमनदीप, गिग वर्कर्स, GIG, इमरजेंसी के टाइम पे क्या करते हैं? वो गिग वर्कर्स होते हैं। कहाँ सुनाई है? हाँ जी रवनीत, आपको पता है? आपको पता है जो प्लेटफॉर्म बेस्ड काम करते हैं, जोमेटो सब करते हैं, जो जोमेटो में काम कर रहे हैं, ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं, डिलीवरी एजेंट्स हैं, ये सारे गिग वर्कर्स हैं। स्विगी, हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। अभी गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेड लीव नहीं है, मतलब इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो उसको लेके ऑलरेडी मतलब हमारी मतलब कंट्री में जो है वो स्कीम्स वगैरह आ रही हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट करें। और उसके लिए एक रिपोर्ट है कि अभी बहुत सारे लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, चाहे कोई ड्राइवर्स हैं, जैसे कि ये उबर है, ये भी प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब है ना, जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं विच इज नॉट सिक्योर्ड। जब अब जोमेटो में अगर कोई काम कर रहा है वो डिलीवरी एजेंट है तो वो गिग वर्कर है। हाँ, कोई जब जब बुलाते हैं तब आपको जाना है।
ठीक है, जब आपकी जरूरत है तब, कोई ऐसा नहीं आपको रोज की कोई डेली कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी या कितनी डिमांड है उसके ऊपर। तो ये हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन की बढ़ने वाली है 23.5 मिलियन। ठीक है, एट प्रेजेंट जो है हो जाएगी, हो जाएगी। अभी तक जो हमारी कंप्लीटली, अगर हम नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स को देखें जो एग्रीकल्चर में काम नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही होता है, एग्रीकल्चर भी ऐसे कि कोई आपकी एक फिक्स्ड इनकम नहीं है, बहुत ही मतलब आपकी एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सारा साल तो काम नहीं है, जब हार्वेस्टिंग है या सोइंग है बाकी टाइम आप अनएम्प्लॉयड हो। तो इसमें टोटल हमारे पास 6.7% जो एट प्रेजेंट जो वर्कर्स हैं वो गिग वर्कर्स हैं। ठीक है, जो कि आगे बढ़ेंगे विद टाइम। नेक्स्ट, इंडिया री-इलेक्टेड टू यूएन पीस कीपिंग मिशन फॉर 25-26 पीस बिल्डिंग मिशन, सॉरी यूनाइटेड नेशन का पीस बिल्डिंग मिशन है जिसका इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, अभी इंडिया प्रेजेंटली इसका मेंबर था, अभी दोबारा इलेक्ट हो गया इसका मेंबर। ये 1 ईयर के लिए मेंबर होते हैं। बीइंग अ मेंबर इंडिया के बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है। ये पीस बिल्डिंग कमीशन क्या है, पूरे वर्ल्ड में जैसे जहां पे सिविल वॉर चल रही है, जहां पे कोई मतलब हम कह लें कहीं पे वॉर चल रही है, जैसे यूक्रेन रशिया में चल रही थी, तो वहां पे एक ऐसी फोर्स है जिसका काम है जाके वहां पे पीस मेंटेन करना। तो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में से लोगों को ड्रॉ करके हम यूएन पीस कीपिंग मिशन पे भेजते हैं। ठीक है, साथ में इंडिया से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स वो भी यूएन पीस कीपिंग मिशन पे जाते हैं। बहुत सारे लोग वॉलंटरली भी जाते हैं, जैसे हम लोग भी जा सकते हैं यूएन पीस कीपिंग के मिशन पे। जैसे यूएन के पीस कीपिंग मिशन चल रहा है मान लो नाइजीरिया में एजुकेशन के रिलेटेड, तो वहां पे वॉलंटरीली लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए। हाँ, स्क्रीनिंग होती है लेकिन मतलब उसमें पैसा कोई नहीं मिलता। जैसे भी, हाँ, पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे तो इंडिया ने अपने यहाँ से यूएन पीस कीपिंग मिशन के थ्रू इंडिया ने अपने यहाँ से लोग भेजे थे। ठीक है, एक बार इंडिया ने ऑल वुमेन कंटिजेंट भेजा था, सारे वुमेन का क्रू भेजा था ऐसे यूएन पीस कीपिंग मिशन पे। तो इसमें टोटल 31 मेंबर स्टेट्स होती हैं, इंडिया उनमें से एक है। और ये इंडिया का रोल रहा है आज तक। आज तक हम मोर देन 2 लाख इंडियंस जो हैं वो ऐसे 49 एंड 71 यूएन पीस मेकिंग कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं 1948 से। करंटली इंडिया हैज डिप्लॉयड ओवर 6000 मिलिट्री एंड पुलिस पर्सोनल इन यूएन ऑपरेशन इन एबेई, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साइप्रस, कॉन्गो, लेबनान, मिडल ईस्ट, सोमालिया, सुदान, वेस्ट सहारा, जहां पे भी ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। 180 Indian peacekeepers has sacrificed their lives. In 2007, India was the first nation to send all women contingent to UN peacekeeping mission. Indian Army established Center for UN peacekeeping mission in New Delhi to provide specialized training in peacekeeping operations. तो ये सारा इंडिया का रोल है इसमें। Next is Delhi CM inaugurates India's first underground shooting range for NCC cadets. इंडिया का पहला एनसीसी कैडेट्स के लिए अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज है। ये दिल्ली में एक जगह कालका जी, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल के बेसमेंट में ये एनसीसी के लिए एक फाइटिंग रेंज जो है वो बनाया गया। ये दिल्ली की सीएम जिनका नाम है आतिशी मारलेना सिंह। सिंह मैच पता नहीं क्यों नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी लॉन्चेस एकलव्य, हमने किया था पहले। एकलव्य पोर्टल है इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको टेक्नोलॉजिकल इक्विप्ड बनने के लिए, जो हमारा 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन है, उसके साइडलाइंस पे जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, पर्सोनल हैं, वो टेक्नोलॉजी को सीखें। तो उसके लिए एक पोर्टल है जहां पे उनकी ये सारी वर्कशॉप्स वगैरह लगेंगी, जिसमें उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट, रशिया हैंडओवर्स ब्रिक्स चेयरमैनशिप टू ब्राजील एट शेरपा मीटिंग। शेरपा का मतलब होता है एक तरह से एम्बेसडर, जो सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें जो चेयरमैनशिप है ना वो ऐसी बढ़ती है, ब्राजील के बाद रशिया, रशिया के बाद इंडिया, रशिया इंडिया के बाद चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील। तो अभी इस साल जो है 2024 में ब्राजील वॉज प्रेसिडेंट। समझ नहीं आया? ब्राजील ने, सॉरी मैं बताता हूँ क्यों दिया। इसमें भी क्या है, इस साल जो है नए मेंबर्स जो है उनको ज्वाइन किया है। ठीक है, पहले ऐसे होता था कि 1 बाय 1 ये अपनी चेयरमैनशिप आगे को बढ़ाते थे। ठीक है, 2024 में भी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, और अभी जो मीटिंग हुई इनकी अभी नवंबर एंड में, उसमें भी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। अब इसके बाद इसका सेक्रेटेरिएट बैठेगा और ये डिसाइड करेगा कि अब नेक्स्ट चेयरमैनशिप हम कैसे देंगे। जैसे G20 होता है, G20 में क्या होता है, G20 में 5-5 के 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, 5-5 कंट्रीज के।
और उसमें क्या होता है कि जिस ग्रुप की कंट्री प्रेसिडेंट है, अगली प्रेसिडेंट उस ग्रुप की कंट्री नहीं बनती, ठीक है, और वही पांचों का ग्रुप डिसाइड करता है कि नेक्स्ट कंट्री कौन बनेगी, लेकिन वो अपने ग्रुप में से नहीं हो सकती, उनका एक सिस्टम है। तो अब ये सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। इसके बाद इस बार कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई हैं? इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, and were welcomed as full members in 2024. Additionally, Belarus, Indonesia, Malaysia, Thailand joined BRICS partners in 2024. पहले ये चार होते थे ब्रिक, फिर ब्रिक्स बने, अब इसमें ये और मेंबर्स आ गए, ठीक है। Next is India UK signs SOI statement of intent to develop electronic propulsion system for naval ships. Propulsion मतलब लॉन्च कैसे होगा, शिप से लॉन्च कैसे होगा? अभी कैसे लॉन्च होता है शिप्स या सैटेलाइट्स या रॉकेट्स? फ्यूल यूज करते हैं हम। कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? पेट्रोल, डीजल। एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसको क्रायोजेनिक फ्यूल बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल है लेकिन उससे पोल्यूशन बहुत होता है। तो यूके की एक कंपनी है, वो गाड़ियां बनाती है, रोल्स रॉयस, हमने सुना होगा। रोल्स रॉयस को इंडिया ने टेंडर दिया है कि रोल्स रॉयस जो है वो हमारे लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन बनाएगा। तो उसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल नहीं यूज करेंगे, बैटरीज यूज करेंगे मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर हमारा वही है, ठीक है। तो उसके लिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। द साइनिंग इज द पार्ट ऑफ थर्ड वर्किंग ग्रुप ऑन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप। ये अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इसमें आप पढ़ सकते हो। ऑल्सो वेव द वे फॉर रॉयल्स रॉयस MT-30 गैस टर्बाइन्स यूज्ड फॉर इंडियन वारशिप्स which are already in used by UK's Queen Elizabeth, Prince of Wales, known for their power and efficiency। ऑलरेडी वो यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज करेंगे। HMS होता है हर मेजेस्टी शिप या हिज मेजेस्टी शिप, ठीक है। क्वीन होती है तो हर मेजेस्टी होता है, किंग होता है तो हिज मेजेस्टी होता है। पहले इंडिया में भी HMS ही होता था 1947 से पहले। यहाँ पे था HMS हिंदुस्तान, HMS तलवार, वो सारी शिप्स का नाम होता था। फिर उसके बाद में हमने INS कर दिया, इंडियन नेवल शिप। नेक्स्ट वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है। To raise awareness about human immunodeficiency viruses and foster unity in fighting against the pandemic। इसका थीम है Take the right path, my health, my right। And last is 60th raising day of border security force 1 दिसंबर को। BSF जो है ये पाकिस्तान का और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है उसको गार्ड करती है, इंडिया पाकिस्तान, जो रेड क्लिफ लाइन है हमारी। चाइना के साथ हमारे पास ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। म्यांमार के साथ हमारे पास SSB है, सशस्त्र सीमा बल। और नेपाल और भूटान के साथ हमारा बॉर्डर ओपन ही है, ठीक है। तो उसका ये रेजिंग डे है, मतलब इस डे को इसको रेज किया गया था 1965, ठीक है। तो ये सारे हमारे करंट अफेयर्स थे दिसंबर फेस्ट वीक के। रिपब्लिक मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जैस्मिन मतलब हम ये नहीं बोल सकते रिपब्लिक इज डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसे तो ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक का मतलब सिंपली है इलेक्टेड हेड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी साथ साथ में हो। प्लेटफॉर्म वर्कर्स लाइक स्विगी, बिल्कुल सही। चलो, कोई डाउट यहां तक? बाकी जो RBI वाले बच्चे हैं आपकी तो मैनेजमेंट की क्लास है, जो बाकी बच्चे आपका टेस्ट जो है वो ड्रेनेज का एप्लीकेशन पे डल चुका है, ठीक है। तो आप हाँ जी, सॉरी, क्लाइमेट का कि ड्रेनेज का है? नहीं, मैंने भेजा कौन सा, मैं देख रहा हूँ, 2 मिनट बस। था क्लाइमेट का, तो मैंने गलती से ड्रेनेज का भेज दिया एप्लीकेशन पे डालने के लिए। चलो मैं एक काम करता हूँ, टेलीग्राम पे डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है। आप टेलीग्राम पे टेस्ट दो और आंसर्स जो है वो कहीं पे भी ABC करके लिख लो। मैंने गलती से उसको गलत टेस्ट भेज दिया, जो एप्लीकेशन पे डालता है ना, मैंने ड्रेनेज का भेज दिया उसको। ड्रेनेज का तो हो गया था आपका लास्ट वीक, क्लाइमेट का ना मैं अभी उस पर डाल रहा हूँ, उस पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, आप उस पर करना, ठीक है। क्लाइमेट, हाँ हाँ क्लाइमेट का ही होगा, लेकिन एप्लीकेशन पे नहीं होगा। मैं उस पर टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ टेस्ट, आपको वहां पे मिलेगा, अभी डाल रहा हूँ।
और क्या कहते हैं, मंडे को आपका टेस्ट होगा मैप्स का, साउथ अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का। तो इस बार अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है।